गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। आज का इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। हमने अपनी पिछली वीडियो में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया, पर्णरंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को समझा। चलो तो अब हम समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलो देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं वो? नंबर 1 बाह्य कारक और नंबर 2 आंतरिक कारक। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा प्रभावित होती है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारकों में बाह्य कारक जैसे वायु, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब जो मुख्य रूप से भौतिक प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत आंतरिक कारक पादप से ही संबंधित होते हैं, जैसे पादप पर्ण की संरचना, पादप दिक् विन्यास, मूल परोध संरचना आदि, ये सभी आंतरिक कारक होते हैं जो पादप से संबंधित होते हैं। इन दोनों कारकों के माध्यम से वायु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित हो सकती है। चलो तो अब इन दोनों कारकों का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। बाह्य कारकों में कौन कौन शामिल हैं, आंतरिक कारकों में कौन कौन शामिल होते हैं। चलो तो इसे हम देखते हैं। बाह्य कारक निम्न बाह्य कारक होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 मृदा से प्राप्य जल की मात्रा, नंबर 4 तापमान और नंबर 5 वायुमंडलीय दाब। इसी प्रकार आंतरिक कारकों में भी पादप संरचना से संबंधित निम्न कारक हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 पर्ण की संरचना, नंबर 2 पर्ण दिक् विन्यास और नंबर 3 मूल परोह अनुपात। चलो तो अब इन सभी कारकों के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ नोट कर लेना। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 बाह्य कारक निम्न रूपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 प्रकाश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। चलो तो इसे हम एक छोटे से डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे मैं एक पादप पर्ण की संरचना को बनाता हूँ। किस प्रकार से प्रकाश बाह्य कारक में सम्मिलित है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। प्रकाश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अर्थात पादप पर्ण में उपस्थित रंध्र प्रकाश की उपस्थिति में ही खुलते हैं एवं अंधकार में वो बंद हो जाते हैं। तथा अप्रत्यक्ष रूप में जब प्रकाश अधिक अपना प्रभाव डालता है तो जिसके साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्वतः ही अधिक होती है। तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष रूप में वह रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है तथा अधिक मात्रा में प्रकाश की उपस्थिति से तापमान में वृद्धि होती है जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। प्रकाश की अधिक मात्रा होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रकाश अपना प्रभाव वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर डालता है। नंबर 2 वायु। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान पादप पर्ण से वाष्पित होने वाले जल के अणु पादप सतह पर रहते हैं, कुछ समय तक पादप सतह पर रहते हैं। यदि वायु तीव्र गति से चलती है तो वह इस पादप पर्ण पर उपस्थित नम सतह को हटा देती है। नम सतह को हटा देती है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, शुष्क वायु यहाँ पर आ जाती है। शुष्क वायु आने पर पादप पर्णों से वाष्पित जल को बहाकर ले जाती है, जिसके कारण लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। अर्थात कह सकते हैं वायु तीव्र गति से बहने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है।
क्योंकि वह जल अणुओं को पादप सतह से जल्दी हटा देती है। नंबर 3, मृदा से प्राप्य जल की मात्रा। यदि पादप जल अवशोषण की क्रिया तीव्र रूप से करता है, पादपों को मृदा से जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। मृदा कणों द्वारा पादप की जड़ों द्वारा मृदा कणों से अवशोषित जल पादप की वायवीय भागों द्वारा अधिक मात्रा में वाष्पित किया जाता है, अर्थात जितना अधिक जल अवशोषित होगा उतना ही जल पादप के रंध्रों द्वारा वाष्पित कर दिया जाएगा। केवल कुछ भाग ही पादप अपने उपयोग में ले पाता है। नंबर 4, तापमान। यदि वायुमंडल में तापमान अधिक होता है तो वास्तव में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है, क्योंकि वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाएगी, रंध्र खुले होंगे, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी। और नंबर 5, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है। तो ये 5 बाह्य कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 मृदा से प्राप्त जल की मात्रा, नंबर 4 तापमान और नंबर 5 वायुमंडलीय दाब। ये तो हो गए बाह्य कारक। अब बात करते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित किया जाता है। नंबर 2 आंतरिक कारक। पादप आंतरिक कारक पादप से संबंधित होते हैं और वो निम्न रूपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं। नंबर 1 पादप पर्ण की संरचना। पादप पर्ण की संरचना। पादप पर्ण की संरचना नंबर 1, इसमें क्या होता है। यदि किसी पादप पर्ण पर उपत्वचा उपस्थित होती है या मोटा आवरण पाया जाता है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, क्योंकि उसके अंदर रंध्र धसे हुए होते हैं। यदि किसी पादप पर्ण पर उपत्वचा का आवरण नहीं पाया जाता है तो उस पर्ण पर पादप के रंध्र बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं पादप पर्ण की संरचना। पादप पर्ण पर यदि उपत्वचा उपस्थित होती है तो उपत्वचा मोटे आवरण के रूप में होने के कारण उसमें रंध्र धसे हुए होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी पादप पर्ण पर उपत्वचा नहीं पाई जाती है तो उस पादप पर्ण पर रंध्र पादप पर्ण की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक करते हैं। तो पहला हो गया पर्ण की संरचना। नंबर 2 पर्ण दिक् विन्यास। पर्ण दिक् विन्यास। पर्ण दिक् विन्यास का मतलब होता है शाखाओं पर पर्णों के लगने की स्थिति को पर्ण विन्यास कहते हैं। शाखाओं पर किस रूप में पर्ण लगी हुई है उसके लगने के विन्यास, उसके लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यदि पर्ण विन्यास समकोण पर है, समकोण पर होने पर इस प्रकार से पर्ण विन्यास है, एक दूसरे के सामने समकोण पर लगा हुआ है, तो इस पूरे पर्ण पर प्रकाश की मात्रा अधिक पड़ेगी। प्रकाश की मात्रा अधिक पड़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्वतः अधिक होगी। तो कह सकते हैं यदि पर्ण विन्यास समकोण पर स्थित होता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है। और नंबर 3 मूल प्रवाह अनुपात। मूल प्रवाह अनुपात। नंबर 3 मूल प्रवाह अनुपात। मूल प्रवाह अनुपात किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। यदि किसी पादप की मूल एवं परे तनों का अनुपात अधिक होता है, मूल और परों का अनुपात अधिक होता है तो मृदा कणों से अधिक जल अवशोषित किया जाता है। जब अधिक जल अवशोषित किया जाता है तो वास्तव में ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होगी, क्योंकि अवशोषित जल का कुछ भाग ही पादपों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, शेष भाग को पादप की पर्णरंध्रों के माध्यम से जल वाष्प में बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से आंतरिक कारक, पर्ण की संरचना, पर्ण दिक् विन्यास, मूल प्रवाह अनुपात आदि आंतरिक कारक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले दोनों कारक, बाह्य कारक एवं आंतरिक कारक, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व। क्या महत्व होता है
आप इनके कारकों को जल्दी से नोट कर लीजिए। आप पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व पादप में किस प्रकार से होता है। हमने पादप में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया। उससे पहले हमने रसारोहण की क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया। उससे पहले पादप की मूलों द्वारा जल अवशोषण की क्रिया का अध्ययन किया। क्या ये सारी क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर निर्भर हो सकती है? क्या वाष्पोत्सर्जन में इनका महत्व होता है? चलो तो इसे अब हम जानने का प्रयास करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व लाभदायक एवं हानिकारक दोनों रूपों में होता है। तो किस प्रकार से होता है देखते हैं। नंबर 1, पादपों में रसारोहण। पादपों में रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होती है। पादपों में रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि पादप की पर्ण से मूल के जाइलम तक वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण एक जो चूषण दाब उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण दाब उत्पन्न होता है, उसी के माध्यम से जल पादप के वायु भागों में पहुंचने का कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व लाभदायक एवं हानिकारक दोनों रूपों में हो सकता है। इसमें नंबर 1, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होती है। नंबर 2, पादप की मूलों द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही किया जाता है। पादपों की मूलों द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3, जो कि बहुत मोस्ट है, फलों का मीठा होना वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। फलों का मीठा होना वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर निर्भर करता है। नंबर 4, लगातार जल अवशोषण की क्रिया होती रहती है तो पादप के शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है। पादप शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है। चार कारण हो गए। नंबर 5, यांत्रिक ऊतकों का निर्माण। पादप की कोशिकाओं में जो यांत्रिक ऊतक निर्मित होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, वो भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर ही निर्भर होते हैं। यांत्रिक ऊतकों के निर्माण में वाष्पोत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है। तो आदि रूपों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व होता है। कौन कौन से रूप? नंबर 1, रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर निर्भर होती है या वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही संपन्न होती है। नंबर 2, पादप की मूलों द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3, फलों का मीठा होना वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर निर्भर होता है। नंबर 4,
पादप शरीर का तापमान वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही निश्चित बना रहता है। और नंबर 5, यांत्रिक ऊतकों के निर्माण में भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया के महत्व का अध्ययन किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक बिंदुस्राव पर। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अध्ययन करते हैं बिंदुस्राव। क्या होता है बिंदुस्राव? कई बार प्रातःकाल के समय हमने कई पेड़ों के नीचे पानी को गिरते हुए देखा होगा। वो पानी पादप की पत्तियों द्वारा बूंदों के रूप में स्रावित किया जाता है। क्या पादप की पत्तियों द्वारा जल का बूंदों के रूप में स्रावित होना बिंदुस्राव कहलाता है? अगर ये बिंदुस्राव कहलाता है तो पादप की पत्तियों में ऐसी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बिंदुस्राव के लिए जिम्मेदार होती है? चलो तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। बिंदुस्राव शाखीय पादपों की पत्तियों के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदुस्राव कहलाता है। बिल्कुल कह सकते हैं, पादप की पत्तियों के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदुस्राव कहलाता है, जो कि प्रातःकाल में हमें नजर आता है। बिंदुस्राव का मुख्य कारण क्या होता है? बिंदुस्राव का मुख्य कारण होता है मूलदाब। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और पादप से जल अणुओं को अधिक अवशोषित किया जाता है तो प्रातः काल के समय वो अवशोषित जल बूंदों के रूप में पादप की पत्तियों से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम बिंदुस्राव कहते हैं। बिंदुस्राव की खोज डी बेरी नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। चलो तो एक बार बिंदुस्राव को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पादप की पत्तियों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। बिंदुस्राव शाखीय पादपों की पत्तियों के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदुस्राव कहलाता है। इस क्रिया की खोज डी बेरी नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। बिंदुस्राव की क्रिया मुख्य रूप से प्रातःकाल के समय होती है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम एवं जल अवशोषण की क्रिया अधिक होती है। बिंदुस्राव की क्रिया मुख्य रूप से मूल दाब पर निर्भर करती है। इस क्रिया के दौरान पादप पत्तियों की सिरिकाओं, जो पादप पत्ती की सिरिकाएं होती हैं, सिराएं और सिरिकाएं होती हैं, इस क्रिया के दौरान पादप पत्ती की सिराओं के अंतिम छोर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसे हम जल रंध्र कहते हैं। इस जल रंध्र के माध्यम से ही पादप की पर्णों में उपस्थित जल बूंदों के रूप में बाहर आता है। जल रंध्र के पीछे की ओर जल रंध्र दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ छिद्र होता है। द्वार कोशिकाएं निष्क्रिय रूप में रहती है। इस जल रंध्र के पीछे की ओर एक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होता है, जो जल छिद्र कहलाता है। इस जल छिद्र के माध्यम से ही जल के अणु पादप की पत्तियों से बाहर निकलते हैं। जल छिद्र के पीछे की ओर मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित एक ऊतक पाया जाता है, जिसे एपिथेम ऊतक कहते हैं। तो इस ऊतक के कारण ही जल छिद्र से जल के अणु बाहर निकलते हैं। अब इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। पादप की सिराओं के अंतिम छोर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को जल छिद्र कहते हैं। इस जल छिद्र के मध्य भाग में या बीच में एक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होता है, जो जल छिद्र कहलाता है। जल छिद्र के पीछे की ओर मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित एक क्षेत्र उपस्थित होता है, जिसे एपिथेम क्षेत्र कहते हैं। इस एपिथेम क्षेत्र की कोशिकाओं द्वारा मृदा कणों से अवशोषित जलों को मूल दाब के कारण इस जल छिद्र से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह क्रिया पूर्ण रूप से बिंदुस्राव कहलाती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिंदुस्राव के लिए जो मुख्य ऊतक होता है वो एपिथेम ऊतक होता है। बिंदुस्राव की क्रिया मूल दाब पर निर्भर होती है। बिंदुस्राव की क्रिया प्रातःकाल में अधिक होती है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम एवं अवशोषण की क्रिया अधिक होती है। बिंदुस्राव के कारण पादप की पर्णों से एपिथेम ऊतक जल अणुओं को बूंदों के रूप में जल रंध्र से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से पादप की पत्तियों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है। जल रंध्र की क्रिया एक वर्षीय पादप टमाटर हो गए, घास फूल के पादप हो गए आदि पर्णों में देखी जा सकती है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसस्राव के बारे में। अपना नेक्स्ट टॉपिक रसस्राव। क्या होता है रसस्राव? चलो इसे अब जानने का प्रयास करते हैं। पादप के
कटे हुए पादप के कटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग से जल का बाहर निकलना रसस्राव कहलाता है। रसस्राव क्या होता है? पादप के क्षतिग्रस्त, यदि कोई पादप क्षतिग्रस्त हो जाता है या जब किसी पादप को काटा जाता है तो उस कटे हुए हिस्से से जल के अणु हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि रसस्राव कहलाता है। रसस्राव की क्रिया मुख्य रूप से मूल दाब पर ही निर्भर करती है। अब रसस्राव में जल बाहर आता कैसे? जब कोई पादप क्षतिग्रस्त हो जाता है या पादप भाग को काटा जाता है तो काटने के साथ साथ पादप के जाइलम ऊतक की वाहिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जाइलम ऊतक की वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जाइलम ऊतक की वाहिकाओं में ही पादप के रस भरे होते हैं, जो क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पादप के कटे हुए भाग से बाहर निकलने लगते हैं, तो वो ही क्रिया रसस्राव कहलाती है। रसस्राव को जान लेते हैं। पादप के कटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग से जल का बाहर निकलना रसस्राव कहलाता है। रसस्राव मुख्य रूप से मूल दाब क्रिया पर निर्भर करता है। रसस्राव का मुख्य कारण जाइलम कोशिकाओं का नष्ट होना है। जब पादप के भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसके दौरान जाइलम की शिराएं, जाइलम क्षेत्र की वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आदि कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उनमें भरा हुआ जल पादप की सतह पे बाहर आने लगता है, जो कि रसस्राव कहलाता है। रसस्राव के कारण ही रबड़ के पादपों से लेटेक्स तथा ताड़ के पादपों से ताड़ी को प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने अपने इस चैप्टर में विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया। अब इस चैप्टर से संबंधित छोटे छोटे अंतरों का भी अध्ययन कर लेते हैं। चलो तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो अब हम इस चैप्टर से संबंधित छोटे छोटे अंतरों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से टॉपिकों में कौन कौन से अध्ययन होते हैं, अंतर होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। चलो सबसे पहले अध्ययन करते हैं रसस्राव व बिंदुस्राव में अंतर। रसस्राव, बिंदुस्राव। रसस्राव क्या होता है? नंबर 1, यह क्रिया पादप के क्षतिग्रस्त भाग से होती है, जबकि बिंदुस्राव में क्या होता है? यह क्रिया पादप की पत्तियों के किनारों में संपन्न होती है। नंबर 2, यह एक नियंत्रित क्रिया होती है। नंबर 2, यह अनियंत्रित प्राकृतिक क्रिया होती है। नंबर 3, रसस्राव में इसमें जलीय विलयन या कोशिका रस बाहर निकलता है। बिंदुस्राव में इसमें जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। नंबर 4, रसस्राव यह क्रिया रात्रि एवं दिन दोनों में हो सकती है, जबकि बिंदुस्राव यह क्रिया रात्रि एवं प्रातःकाल के समय ही हो सकती है। नंबर 5, इस क्रिया में जल रंध्र भाग नहीं लेते हैं और बिंदुस्राव में इस क्रिया में जल रंध्र भाग लेते हैं। तो आप इन अंतरों को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले अंतरों के बारे में बात करते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट अंतरों के बारे में पढ़ते हैं। रसस्राव व बिंदुस्राव में अंतर, बिंदुस्राव व वाष्पोत्सर्जन में अंतर, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। रसस्राव व बिंदुस्राव, इसका अध्ययन तो हमने अभी किया था। अब करते हैं बिंदुस्राव व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है। बिंदुस्राव, वाष्पोत्सर्जन, इसमें जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है बिंदुस्राव में। वाष्पोत्सर्जन में इसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यह जल रंध्रों द्वारा होता है। यह पर्णरंध्रों, वात रंध्रों या क्यूटिकल द्वारा होता है। जल रंध्र सदैव खुले रहते हैं। इसमें पर्णरंध्र खुलते एवं बंद होते रहते हैं। नंबर 4, इसमें मूल दाब का प्रभाव होता है। इसमें मूल दाब का प्रभाव नहीं होता है। नंबर 5, यह प्रातःकाल या रात्रि के समय होती है। यह केवल दिन के समय में होती है। खनिज पदार्थ भी स्रावित होते हैं। इसमें केवल वाष्प बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से हमने रसस्राव एवं बिंदुस्राव तथा बिंदुस्राव तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के अध्ययन किए, अंतरों का अध्ययन किया
अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में भी क्या अंतर होता है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अध्ययन करते हैं वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण क्रिया में क्या क्या अंतर होता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन क्रिया यह एक जैविक क्रिया होती है जो केवल पौधे की जीवित कोशिकाओं में ही होती है, जबकि वाष्पीकरण यह एक भौतिक क्रिया होती है जो कि मृत कोशिका या जल की सतह पर होती है। इसमें जल के अणु वाष्प बनकर वातावरण में बाहर निकल जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन इसमें बाह्य व आंतरिक कारक दोनों प्रभाव डालते हैं, जबकि वाष्पीकरण में केवल बाह्य कारक जैसे प्रकाश व तापमान द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, या प्रकाश या तापमान ही इसमें प्रभाव डालते हैं। नंबर 3, यह केवल जीवित कोशिका या वाले पौधे में होती है। यह जीवित व मृत दोनों पादपों या भौतिक सतहों पर हो सकती है। तो ये निम्न अंतर वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण क्रिया में पाए जाते हैं। आप इन अंतरों को जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी अंतर, सभी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आप चैनल को लगातार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी नोट्स आपने बनाए उन्हें आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।